So, in last lecture, we are basically discussing about the nature of a radial part of the psi, okay, and how a particular FR, a particular radial function, is associated to a particular orbital is what we discussed, ठीक है, and we saw कि द मैक्सिमम पावर मतलब जो भी एफ आर फंक्शन होएगा हमारा उसमें जो भी नेचर हो फंक्शन का आर का जो मैक्सिमम पावर होगा आर मैक्स, ठीक है, तो ये जो मैक्स होता है दैट गिव्स अस द आइडिया ऑफ n minus 1 टोटल नोड्स, राइट। यही था ना। और इसमें से दूसरी चीज थी कि जितने नॉन जीरो वैल्यूज होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस क्या होंगे? अब ये आर मैक्स का जो पूरा फंक्शन होएगा इसमें से जितने आर कॉमन ले सकते हो वो ले लो, जितने आर कॉमन आ गए उतने सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 सॉल्यूशन आ गया तो n-1 - 3 हो जाएगा, n-4 विल बी द टोटल नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड दिस विल बी इक्वल टू रेडियल नोड्स। इसके बेसिस पर हमको दिस इज इक्वल टू रेडियल नोड्स और वी आल्सो कॉल इट, नहीं इसको आल्सो नहीं, एंड देन on the basis of this we are going to get the value of L, which is also known as nodal plane or angular node, nodal plane and angular node or angular nodes, ठीक है। सो इस तरीके से एंड वाइस वर्सा अगर कोई भी ऑर्बिटल दिया होगा तो with the help of these two key ideas you are going to or you will be very much easily able to decipher कि कौन सा equation is going to which particular expression is going to fit into FR function, radial function कौन सा किस ऑर्बिटल के लिए सही है, ठीक है। Once we have done that, the next task we need to accomplish is uh, drawing the probability curve or understanding how the probability curve density looks like, ठीक है। Psi versus R, nature of psi versus R, psi versus R, ठीक है। और psi square versus R and psi square 4 pi R square dr versus R, ये क्या है? साई वर्सेस आर का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैटर वेव विथ रिस्पेक्ट टू आर। साई क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर वेव, राइट। इलेक्ट्रॉन जो मैटर वेव या वेव के फॉर्म में एटम के अंदर रहता है, नॉट एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल नहीं बट एज अ वेव वहां पे रहता है विच exactly depicts the nature of atom. So, psi versus R is displacement। तो कुछ हमने इस तरीके का वेव्स का देखा था, तो इस वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये अगर 0 0 लाइन है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं, what is the displacement is what this psi is indicating। psi स्क्वायर क्या?
displacement of electron matter wave with respect to r. Then this particular psi square versus r is going to indicate, or it does indicate to us, as discussed earlier, probability density of electron probability density of electron of finding electron at distance r from nucleus. And then ये होता है probability of finding electrons. Probability of finding electrons. ठीक है. Now see, ये इंफॉर्मेशन, इसका कुछ बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट दीज थिंग्स, स्पेशली दिस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस वन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि एटम के अंदर में जो भी XYZ रीजन्स हैं जिसके अंदर में मेरा इलेक्ट्रॉन के रहने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वही वो रीजन होगा जहां पर वही वो रीजन है जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट. यानी ऑर्बिटल के जो शेप्स वगैरह हमने डिस्कस शुरू में किए हैं, एकदम शुरू में शॉर्डिंजर्स बताने के बाद इमीडिएटली अजीमुथल में मैंने बता दिया शेप्स. उसका ओरिजिन कहाँ पे है? द ओरिजिन ऑफ इट लाइज इन द प्रोबेबिलिटी कर्व. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, इट इज दिस ग्राफ विच एक्चुअली depicts or tells us about the three-dimensional shape of the orbitals. ठीक है. So the shape of the orbital shape is derived from, or it comes from the plot or the graph drawn between psi square 4 pi r square dr versus r. ठीक है. क्यों? मतलब ये बात समझ में आ रही है? ये अगर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, ठीक है, और इसका ग्राफ अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ज्यादा फाइंड करने की पॉसिबिलिटी है या फिर इस रीजन में ज्यादा फाइंड करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, तो क्या हो गया एग्जैक्टली हमने क्या बता दिया कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कुछ इसी रीजन में है, एंड दिस हैपेंस टू बी आवर p ऑर्बिटल. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू p ऑर्बिटल इन सम ऑफ द ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्या एक बार रिपीट कीजिए ना. See, what I am saying is कि
जब हम ये प्रोबेबिलिटी कर्व यानी साई स्क्वायर 4r स्क्वायर dr को r के वर्सेस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस ग्राफ का जो भी नेचर आता है, जैसा भी वो दिखता है, उसी के बेसिस पर या उसी के बेसिस पर ये कर्व जो है हमने सॉरी कर्व बोल रहे हैं, ऑर्बिटल का जो शेप है वो हमने डिड्यूस कर रखा है। जैसे अगर हमको पता चलता है कि इट इज दीज रीजंस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इनसाइड द एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr वर्सेस r का जो ग्राफ है दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या? इट्स समिंग टू बी अराउंड 95%। तो हम बोल सकते हैं हाँ इट इज मोस्ट प्रोबेबल रीजन जहां पर कि इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी रहेगा ही, ठीक है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 95 टू 98% तक हो जाती है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस रीजन में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। जैसे शुरू में मैंने आप लोग को समझाया था कि आप लोग अपने स्कूल डेज में स्कूल के अंदर में एटलीस्ट 7 से लेकर के 2-3 बजे तक रहा करते थे, राइट ना। सारे लोगों का यही मोस्टली शेड्यूल होएगा, या मे बी 8 AM टू 3 PM, am I right? So you were spending Yes, sir. around 7 hours in schools, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे था, मंडे टू सैटरडे था। सर फ्राइडे। सारे लोगों का मंडे टू फ्राइडे था, ओके। मेरा सैटरडे था। सैटरडे था। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट ध्यान देना। सो दिस इज द टाइम एट स्कूल, योर टाइम एट स्कूल। देन शायद आप लोग कहीं पढ़ने जाते होंगे, अगर पढ़ने जाते होंगे तो मे बी 4 से लेकर के ट्यूशंस के लिए यू वर देयर एट बिटवीन 4 टू मे बी 6 और 7, 3 घंटे यहाँ पर, 3 hours। ट्यूशंस के बाद यस घर सर। आए तो थोड़ी देर खेलेंगे हम लोग, मे बी 7 to 9, 2 hours। प्लेग्राउंड, playground might be fixed, may not be fixed, might be moving to different grounds। I'm assuming all the playgrounds to be same, ठीक है। उसके बाद आपका बेडरूम, ठीक है। बेडरूम पे अगेन आप एटलीस्ट 7 to 9 आ गए तो 10-11 बजे के आसपास तक सो जाते होगे। सुबह उठना है तो मैक्स 12, 8 बजे स्कूल जाना है तो आई एम अज्यूमिंग 7 बजे तक आप लोग उठ जाते होंगे। सो this span is again what 11 to 7, 8 hours। Rest of the times 9 to 11, 9 to 11 dining plus study, if at all you used to study, so there are going to be 2 hours more, ठीक है। 8 2 10 2 12 12 3 15 15 7 22, 2 घंटे मिस कर रहे हैं किधर का। डेली कोरस, आने जाने में भी तो टाइम लगेगा ना। सर 3 से 4 के बीच में। हाँ जो भी है, आने जाने का टाइमिंग एंड डेली कोरस बाकी सुबह 7 से 8 का, तो 2 घंटे हो गए हमारे। दिस इज योर आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अगर कोई भी रैंडमली ये पूछे कि तुम कहाँ रहोगे इस टाइम पे, ठीक है, तो आपका लगभग शेड्यूल अगर इस तरह का फिक्स्ड है, इट कैन बी टोल्ड टू देम विथ मोस्ट सर्टेनिटी कि if they are looking for you, they will have to look at tuition center when you are whenever they are trying to look for you between 4 to 7, right? Because that is the time when you are going to spend your sorry, that is the interval which you are going to spend at your tuition center, right?
So your probability of being found at tuition center will be maximum between 4 to 7 p.m. While between 8 to 3 p.m. your probability of being found at school will be the maximum, but probability of being found at the home will be pretty much less between Monday to Friday. At home between 8 to 3, 8 a.m. to 3 p.m. ठीक है. कभी तबीयत खराब हुई या फिर स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है किसी रीजन से, और हम पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए, तभी हम लोग घर पे रहेंगे 8 to 3 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के में. Yes, sir. राइट ना. अदरवाइज इट इज द स्कूल जहां पर, जो कि आपका नेचुरल डेस्टिनेशन होगा, या फिर किसी को भी अगर ढूंढना है तो आपको स्कूल में जाकर के ढूंढे तो यू विल बी फाउंड. घर पे ढूंढेगा या प्लेग्राउंड में 8 से 3 के बीच में ढूंढेगा या ट्यूशन सेंटर पे जाएगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. ठीक है. अब देखो, ये सारे जगह को अगर मैप पे हम प्लॉट करें, ठीक है, ये मैप है मेरा, ठीक है, मान लो ये मैप है, और आपके सारे डेस्टिनेशंस को हमने प्लॉट किया मैप पे, एंड सपोज दैट इज क्रिएटिंग एक स्ट्रक्चर, एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर मान लो क्रिएट कर पाता है. इसे कर नहीं पाएगा, आई नो, बट मान लो कर पाता है. तो और ऐसा पैटर्न हर किसी का, जैसे संदीप का जो अलग अलग ये डेस्टिनेशन है, दैट इज क्रिएटिंग दिस पैटर्न. Danesh ka is creating this pattern. Suppose Anushrestha is creating maybe some other pattern. और ये ellipse हो गया, ये circle बना लेते हैं, ठीक है. Wasim का maybe creating some other pattern, rectangular pattern, ठीक है. तो we can say that कि the space in which the probability of finding you guys throughout the day is going to be maximum in what? A triangular shape. ठीक है. अब ये ट्रायंगल जो है वो एक स्पेस के अंदर कन्फाइंड है. हर किसी का ट्रायंगल अपने अपने स्पेस में कन्फाइंड है. जैसे आपके घर के अराउंड, अनुश्रेष्ठ के घर के अराउंड उसका सर्कल कन्फाइंड, सॉरी उसका एलिप्स कन्फाइंड होएगा. संदीप के घर के, सॉरी ये संदीप का था, ये अनुश्रेष्ठ का था, ये ध्यानेश का था, ठीक है, और ये वासिम का है. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि संदीप के घर के अराउंड उसका ये एलिप्स कन्फाइंड है. अनुश्रेष्ठ का ट्रायंगल जो है ये इसके घर के अराउंड ये है, क्या बोलते हैं, कन्फाइंड है. दानेश का सर्कल जो है वो इसके घर के अराउंड है. एंड वसीम का जो रेक्टेंगल है दैट इज कन्फाइंड टुवर्ड्स कीपिंग हिज होम एट द सेंटर. ठीक है. एंड होम इज ऑब्वियसली द न्यूक्लियस, राइट. तो ये जो पैटर्न्स डेवलप किया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग की आप लोगों की थ्रू आउट द डे बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, इससे एक यूजफुल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है. ठीक है. और ये मतलब आप लोगों के केस में ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है, वेव नहीं है. ठीक है. वी हैव मोर कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स देन ऑफ वेव्स. मास ज्यादा है हमारा. मास अगर बहुत कम रहता तो हमारे अंदर भी वेव कैरेक्टर ज्यादा होता, और वेव कैरेक्टर ज्यादा होता तो हमारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाना वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क. और उस केस में इन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे वुड हैव अ ग्रेट मीनिंग. ठीक है. बट अभी के लिए चूंकि हम पार्टिकल हैं, हम पार्टिकल नेचर को ज्यादा एग्जिबिट करते हैं. इट डजंट मैटर ये वाला रीजन कैसा है, क्योंकि लोग हमको
डायरेक्टली देख सकते हैं, वेव्स के केस में वी कैन नॉट सी देम। तो हमारा ये अंदाजा लगाना कि इस जोन में हमारा वेव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है या इस जोन में उसकी एग्जिस्टेंस है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्रूसियल। ठीक है, क्रूसियल क्यों है? क्योंकि इसी के हिसाब से हम जब अपने बॉन्ड्स वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वी हैव डेवलप्ड अ कंसिस्टेंट थियरी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली like with the help of machines like SEM, scanning electron microscopy, we have been able to plot or see, not see exactly, प्लॉट द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन या इलेक्ट्रॉन के पोजीशन जो होते हैं इनसाइड द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव का पैटर्न्स या पोजीशंस जो वो ऑक्यूपाई करता है वेव के फॉर्म में, उसको हमने ड्रॉ कर लिया है या कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक दिस SEM। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, and this has actually given us the strength to look at the fact कि what type of orbital is exhibited by our electrons। ठीक है, so दो हमने ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ लिया है, बट these graphs are definitely helpful for us और we need to at least know it। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने पहले आसानी से समझ लिया है, ये ग्राफ जानने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत तो है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऐसा है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो हुआ दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग अराउंड, wait, that graph part. Give me 1 minute. Oh, मैंने PDF सबको भेजा था। हेलो, Yes, sir. आई सेड मैंने PDF सबको भेजा था। रिमेम्बर एटॉमिक सर स्ट्रक्चर वो भी। स्ट्रक्चर जो है ना, हाँ ऑर्बिटल। हाँ, हाँ सर, भेजा था। एक सेकेंड उसको ओपन कर रहा हूँ। वासिम आपके पास शायद नहीं है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके सर। अरे सॉरी, गलत PDF चला गया। नॉट दिस वन।
एक सेकंड। आपको मिला वासिम? हम्म, चल कोई नहीं, लेट अस हैव अ लुक एट दिस ग्राफ्स फर्स्ट। वो आप लोग के खुद के रेफरेंस के लिए है। सबसे पहला ग्राफ जो होता है हमारा 1s का होता है, ठीक है। 1s के ग्राफ्स कैसे दिखते हैं? सबसे पहले 1s का रेडियल फंक्शन कैसा होता है? इसके अंदर इसके रूट्स जो होंगे, टोटल नोड्स कितने हैं? 0, नो रेडियल नोड एंड नो एंगुलर नोड, ठीक है। यानी एफ आर फंक्शन, रेडियल फंक्शन जो होगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा? r⁻0 रहेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर कोई भी रेडियल फंक्शन नहीं है, राइट। कैन वी सी दिस? या रेडियल फंक्शन में अलजेब्रिक फॉर्म नहीं है। वी कैन से दैट रेडियल फंक्शन में, रेडियल फंक्शन तो है ही बट इसमें अलजेब्रिक पार्ट नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन इन आर इज मिसिंग, ठीक है। इसका मतलब रेडियल नोड बिल्कुल नहीं है। एंड नेचर ऑफ कर्व इज गोइंग टू बी प्रिडोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय दिस फैक्टर। क्या है ये? e⁻r/a0। ई क्या होता है? व्हाट इज ई? सुना है हम लोगों ने मैथ्स में ई को, अभी तक की नहीं सुना है। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नंबर। रिमेंबर 2.713 approximately. Am I clear? Yes, sir. इसका ग्राफ जो होता है इन जनरल, e⁻x का ग्राफ, that looks something like this. ठीक है। e⁻x graphs looks something like this. पैराबोला की तरह होता है बट पैराबोला से ज्यादा फास्टली इंक्रीज करता है। पैराबोला जो होता है वो इसी के कंपैरिजन में, अगर पैराबोला को देखेंगे तो पैराबोला विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व हो गया और ये एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, फाइन। नाउ e⁻x ये होता है, e⁻−x का ग्राफ जो होएगा that looks exactly like this. It will start from some higher value. It will actually start from infinity, to be precise. e⁻0 is, sorry, 1 से start होएगा, not infinity. 1 by x is equal to minus infinity पे e⁻infinity is equal to 0. Sorry, e⁻infinity is equal to infinity. e⁻1 by e⁻0 is equal to 1. And,
a to the power infinity is equal to 0. And graph is going to look something like this. ठीक है? It will start from infinity at minus infinity. It will become equal to 1, 1 at 0, and it will become 0 at infinity. ठीक है? So nature of exponential curve जो होगा वो इस तरह का होगा. ये कितना शार्प है, मतलब whether it is this flat or whether it is this sharp. ठीक है? It will depend upon the value of x. यहाँ पर x की जो वैल्यू होएगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा शार्पनेस ऑफ द कर्व. ठीक है? एनीवे, द नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट. आई मीन ये इस तरह का दिखता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्यों मोर इम्पोर्टेंट है? कि पहले वाले एस वाले में सिर्फ यही चीज है जो कि डिटरमाइन कर रहा है बाकी सारे नेचर को. ठीक है? और यहाँ पर ऐसा है कि ये 1 से स्टार्ट हो करके एंड इट इज फॉलिंग शार्पली. हमने विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन चीजों को ड्रॉ किया है. देयर इज अ मेथड कॉल्ड सिमुलेशन. सिमुलेशन को यूज करके आप लोग इंजीनियरिंग में थर्ड फोर्थ ईयर में, if your branches are going to be maybe mechanical or something related to aeronautics, even metallurgy and all, or सिविल में तो नहीं, सिविल में थर्मो पढ़ना नहीं ज्यादा होता है. केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी और एरोस्पेस, और to an extent electronics as well. Easy. So you will get to know what simulations are, because in one or the other course, basically mechanical वगैरह में तो there is a course called thermo 1, 2 and 3. They are integral part of this thing, engineering syllabus. तो इसके अंदर में we have lots and lots of simulations which we need to study. ठीक है? या सिमुलेशन क्या होता है वो हम लोग को पता चल जाएगा. So using those techniques in and with the help of supercomputers, we have been able to decipher the exact nature of the graph. And वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है. Starting from a particular value on y-axis and it falls sharply and touches the x-axis at some finite distance. Getting the point? ये 1s का साई कर्व होता है, साई वर्सेस आर कर्व. और साई में भी द रेडियल पार्ट ऑफ साई, साई रेडियल. ठीक है? साई आर वर्सेस आर, रेडियल पार्ट ऑफ साई वर्सेस आर is going to look like this. Making sense? अभी ये चीजें तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी. नेचर ऑफ कर्व e टू द पावर माइनस एक्स ऐसा होगा हर जगह पे. और रेडियल फंक्शन जो है हमारा, रेडियल फंक्शन में अलजेब्रिक पार्ट जो होएगा उसका नेचर कैसा होगा वो ये टोटल नोड के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है? और सो लेट मी रब दीज. सर हाँ बोलो. सर शार्पनेस x के वैल्यू पे डिपेंड करेगी, तो x इंक्रीज होगा तो ज्यादा शार्प होगा कि कम होगा तो ज्यादा शार्प होगा? बड़ा होगा तब ज्यादा शार्प होएगा ना. जितना x बड़ा होएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है. बट मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वो किस पर शार्प होएगा. मेरा सिर्फ पॉइंट इस बात पे मतलब मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था, x की वैल्यू पर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो हमारा नेचर ऑफ कंसर्न नहीं है. हमारा नेचर ऑफ कंसर्न ये है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x द शार्पनेस ऑफ द कर्व विल डिपेंड. ठीक है? शार्पनेस ऑफ द कर्व या slope of the tangent at the curve at any point will be dependent on the value of x.
या nature of, not value, but the nature of x. Is it true? Oh, sorry, is it right? Yes, sir. Are we getting this point? So Yes, sir. बेसिकली यहाँ r कैसा है, वैल्यू उसकी क्या है, r का क्या क्या है वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट द स्लोप ऑफ माय कर्व इज गोइंग टू बी. ठीक है, ये सिर्फ हाईलाइट करना था. वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न एज फार एज दिस सिलेबस इज कंसर्न. ठीक है, मैथमेटिक्स में वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी, वो आप लोग तब देख लेंगे. ओके, और साई कर्व हमारा इस तरह का दिखता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फाइनाइट वैल्यू, फॉल्स डाउन शार्पली एंड टचेस जीरो. ठीक है, इट टचेस जीरो. इसके बियॉन्ड द प्रोबेब ये साई डिस्प्लेसमेंट कर्व जो होता है वो जीरो हो जाता है. साई स्क्वायर वर्सेस आर जो होता है, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर हमने ड्रॉ किया एंड वी फाउंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. इट इज अगेन अ डिक्रीजिंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा सॉरी, ये टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है. स्टार्ट्स फ्रॉम अ फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट करेगा एंड इट डिक्रीजेस डाउन टू जीरो. और साई स्क्वायर आर, साई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, दिस इज प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर कर्व. ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव वन पिक एंड देन फॉलिंग डाउन. ठीक है, अब अगर आपसे मैं ये पूछे या कोई भी पूछे, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है ये, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ठीक है, इट इज द पॉइंट, और this is the separation from nucleus where finding of electron is going to be the maximum. Am I right? ये कर्व का पिक, ये जो हमने ड्रॉ किया कर्व, इसका पिक जिस पॉइंट पे आ रहा है वही पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम. ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट द बेड ड्यूरिंग द डे इंटायर 24 आवर स्पैन, राइट, क्योंकि वहां पर आप 8 घंटे स्पेंड करते हैं. Yes, sir. Similarly, it is this distance from Yeah. nucleus. It is this distance from nucleus where finding of electron is going to be maximum. ठीक है, और लगभग यहाँ तक प्रोबेबिलिटी, अगर ये ग्राफ है तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ तक का एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया enclosed अंडर द ग्राफ. ये ग्राफ का एरिया क्या डिपिक्ट करेगा? दिस एरिया इज डिपिक्टिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज गिविंग अस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. एक सेकेंड रुको. हम्म
ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना होता है, क्वेश्चंस क्या आते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, और ये ग्राफ किसी एक ग्राफ को पिक करके दे देंगे, उठा के दे देंगे, ठीक है, एंड दे विल आस्क यू कि ये किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल से रिलेट करता है, ठीक है। मतलब ये अगर ग्राफ है, इफ दिस इज द ग्राफ, तो विच पर्टिकुलर ऑर्बिटल इट इज रिलेटेड टू। तो अब हमारा काम क्या है कि जैसे 1s के ग्राफ को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो 1s का साई ग्राफ क्या है, साई ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम some finite value and it is touching the x-axis curve, sorry, y-axis curve, falling down to 0. Psi square क्या है, it is not touching the x-axis curve, ठीक है, and falling down to 0. It is not intercepting the x-axis at any point except touching it once, ठीक है। Psi square 4 pi square r curve क्या है, यहाँ पर dr भी रहना चाहिए, वो मिस किया है। साई ये साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेज आर का कर्व जो है, दैट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस को, एक तो 0 पर टच कर रहा है, दूसरा एक काइंड ऑफ इंफिनिटी पे टच कर रहा है, या एक फाइनाइट वैल्यू के बाद टच कर रहा है, ठीक है, वेयर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वेरी लिटिल और ऑलमोस्ट निल। कमिंग टू 2s, 2s के अंदर एक रेडियल नोड है, ठीक है। एंगुलर नोड इज स्टिल 0 बट रेडियल नोड्स आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। टोटल नोड इज 1 एंड रेडियल नोड इज आल्सो 1। इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी वन पोजीशन इनसाइड द एटम जहां पर की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2s इलेक्ट्रॉन्स विल बी nil, and that will be a spherical cell type thing, ठीक है, and that is going to happen somewhere at this point, it will be located at this distance। अब हमने साई का ग्राफ ड्रॉ किया, तो चूंकि 2s का है, एक बार उसका वैल्यू 0 होना है इन बिटवीन, ये अगर मेरा एटम है तो यहाँ ये न्यूक्लियस पर की वैल्यू जो होगी वो r इज इक्वल टू 0 होगी, और यहां से हम इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो एक इंफिनिटी आएगा डिस्टेंस, इसके बीच में जो भी फाइनाइट डिस्टेंस होंगे जहां पर साई का वैल्यू 0 होता है, या साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी आर वर्सेज आर का वैल्यू 0 होता है, दैट पॉइंट इज योर रेडियल नोड, ठीक है। एंगुलर नोड शेप्स वगैरह के बाद हमको पता चलता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 2s के अंदर में वी नो दैट देयर इज वन रेडियल नोड, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर के लिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, यानी ऊपर से पहले नीचे की तरफ आएगा और फिर 0 बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लोअर साइड। साई स्क्वायर कर्व कैसा हो रहा है, तो ये निगेटिव पोर्शन जो है, स्क्वायर जब भी किसी चीज का करते हैं तो उसका निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है, राइट। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो -3 के करस्पॉन्डिंग भी 9 होगा और +3 के करस्पॉन्डिंग तो 9 होगा ही होगा। सो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, निगेटिव वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस की आर्क को, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करना है, साई स्क्वायर यानी कर्व जो होगा, दैट इज बीइंग कैरीड ओवर हियर एज वेल, एंड इट विल बी कैरीड इन एवरी सच कर्व, ठीक है। साई स्क्वायर आर जो होता है, साई स्क्वायर आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, इसका ये बेसिक नेचर होता है कि
एस का अगर कोई भी कर्व देखेंगे, S1 देखे, S1S देखे, 2S देखे, 3S, 4S, 5S, the distance might be closing but it will not exactly start. Actually ये वाले कर्व जो है वो मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं, तो पेंट में ड्रॉ करने में ये काफी क्लोज हो गया है, बट स्टिल यू कैन सी कि बहुत इनलार्ज कर देंगे तो वो एक्चुअली टच नहीं करेगा, और वो चीज डिपिक्ट करनी थी मुझे कि ये टच नहीं करता है। ठीक है, तो 1S, सॉरी, एस कर्व्स जो होंगे 1 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग, उसका साई स्क्वायर कर्व आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है अगर वो टच नहीं कर रहा है वाई एक्सिस को और साई स्क्वायर कर्व है। ठीक है ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर है, इट मस्ट बी एस का कर्व। गेटिंग द पॉइंट? एंड जितनी बार वो कट करेगा, ठीक है, 2 बार कट किया तो 2 + 1 3S, 4 बार कट किया तो 5S, 1 2 3 4, ये 4 बार कट किया, इसका मतलब क्या हुआ, आर के 4 रियल सॉल्यूशंस, आर के 4 रियल सॉल्यूशंस, सॉरी रियल के बदले हम लोग ये वर्ड यूज करें, नॉन जीरो रियल सॉल्यूशन, 4 नॉन जीरो रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर आर। ठीक है, तो ये 4 रियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो रियल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, एंड टोटल नोड्स भी 4 आएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू 5, और ये चीज हमको बता दिया है कि s है, l की वैल्यू तो 0 है, ये चूंकि यहां से चालू नहीं हुआ है तो हमको पता चल गया कि l इज 0, तो n की वैल्यू 5 ही हो सकती है, सो वी कैन वेरी प्रिसाइजली से कि ये 5s। ठीक है, और चीजें हम लोग देखते हैं इस तरह की यूनिक फीचर्स इन ग्राफ्स के अंदर, एंड दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, नॉट ओनली दिस, अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनका कुछ और भी इंटरप्रिटेशन होता है इन ग्राफ से। सिर्फ मतलब मैंने ये दो चीजें बताई अभी तक। एक चीज तो ये बताया कि ये ग्राफ के बेसिस पर ही हमको ऑर्बिटल्स के शेप मिले हैं। ठीक है, जो कि मैंने पहले आप लोग को बता दिया है, ऑर्बिटल शेप हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमको 2-3 चीजें और मिलेंगी। एक चीज मिलती है एवरेज सेपरेशन, एवरेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, बचपन में या बोर्स मॉडल छोड़ो, बचपन में ये जो ऑर्बिटल मॉडल, ऑर्बिट मॉडल हम लोग पढ़ा करते थे, उसमें जो सर इनकी एक बार वापस से बोलो ना। क्या 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 वापस से बोलूं? सर एक बार वापस से बोलो ना। हाँ सर मैंने, एवरेज सेपरेशन के बाद। नहीं अभी मतलब अभी मैं बोल ही रहा था, एवरेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमको पता करने में ये हेल्प करता है, ये ग्राफ्स ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एवरेज सेपरेशन जो होता है ये बेसिकली बोर्स मॉडल, और या फिर ये सर्कुलर मॉडल जो होता है एटम का, जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, इसमें जो ये आर डिस्टेंस हम लोग को पता रहता है या पता चलता है, ये हम लोग लेते जो है वो इन ग्राफ्स के बेसिस पर जो एवरेज सेपरेशन हम फाइंड करते हैं ना, ये अच्छा देखो, एवरेज सेपरेशन फाइंड नहीं करना होता है आपको कहीं पर भी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट हाँ हमको ये जानना होता है कि एवरेज सेपरेशन जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन दिस ग्राफ्स ओनली, या दीज फंक्शंस ओनली। ठीक है, कैलकुलेट करना वो हायर ये स्टैंडर्ड्स में आपको सीखना है,
फर्स्ट ईयर में बेसिकली आपको सीखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री कोर्स के अंदर, आईआईटीज या एनआईटीज में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर श्रोडिंजर्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को सीखने होते हैं या करने होते हैं, सॉल्व करना होता है। ओके हाँ, मैं अभी ये बोल रहा था कि ये R1 R2 की वैल्यूज वगैरह जो होती हैं वो इसी से जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसी के बेसिस पर ये ऑर्बिट वगैरह हम मतलब या ऑर्बिट वगैरह जो है उनको ड्रॉ करके रखते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स को। सो सर्कुलर ऑर्बिट्स का सेपरेशन न्यूक्लियस से कितना है, इस बात का अंदाजा जो हम लगाते हैं या बताते हैं बच्चों को, दैट कम्स ऑल कम्स फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है नहीं कि ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये ऑर्बिट जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो मतलब ऐसे हवा में नहीं होती है, दैट इज ड्रॉन एट द एवरेज सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद तीसरी चीज जो हमको मिलती है वो ये मिलती है, ये ग्राफ हम लोग देख रहे हैं 1s 2s 3s 4s, सबके ग्राफ को मैं एक साथ आप लोगों को देखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, व्हाट कैन यू फिगर आउट फ्रॉम इट? 1s 2s 3s, ये कर्व कौन सा है? तीसरा वाला कर्व क्या कर्व है? Wait, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये क्या है? हेलो, यस सर। ये कर्व क्या कर्व है? बोलो। सर पैराबोलिक। पैराबोलिक किस चीज को इंडिकेट करता है यार? ये वाला कर्व किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? Probability of finding electron. हाँ, यही पूछ रहा था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इस ग्राफ को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? कैन वी से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर 1s electrons is quite closer to nucleus compared to 2s electrons? ठीक है, and probability of finding 2s electrons will be in a closer proximity to nucleus compared to 3s, and finding 3s electrons inside the atom will be in closer proximity compared to 4s electrons, right? इसका मैक्सिमा इस डिस्टेंस पर आ रहा है, इसका मैक्सिमा इस डिस्टेंस पर आ रहा है, यानी 2s के इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहीं पर सबसे ज्यादा होगी ना, इस जोन में, राइट? 3s का इस जोन में सबसे ज्यादा होगा, 4s का सबसे ज्यादा इस जोन में होगा, 5s का इस जोन में होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट शुड हैव बीन मोर राइट, मतलब अच्छा ऑन द स्केल नहीं है ना, इसके स्केल को कॉम्प्रेस किया है इसलिए ये साथ में दिख रहा है, यहाँ पर सेम स्केल पर है लगभग, तो ये फर्दर फर्दर होते जा रहे हैं। स्केल वाइज अगर देखेंगे तो सेपरेशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, यहाँ पर लगभग 1 पर आया है, यहाँ पर लगभग 3 पर आया है, 7 पे आया है, ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, ये 15 वगैरह के आसपास पर आया है। बात समझ में आ रही है? ये एक छोटी सी चीज। सर आप हाँ, सर आप कुछ लिख रहे हो, दिख नहीं रहा क्योंकि। नहीं लिख नहीं रहा हूँ अभी, ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? स्लैंटिंग लाइंस, यस सर। ठीक है। यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा था, ये मोटा वाला 2s के अंदर में, 3s के प्रोबेबिलिटी कर्व में, और 5s के प्रोबेबिलिटी कर्व में, ये मोटे लाइंस दिख रहे हैं। यस सर।
हाँ, तो बस वही ड्रॉ कर रहा था और उसके बेसिस पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि इसका रेडियल सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस जो है, 3s का रेडियल सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं अब एक एक कर्व को। नेचर जब भी दिखाना होगा कर्व को मुझे छोटा करना पड़ेगा और बाकी टाइम में मैं बड़ा रखूंगा जब इंडिविजुअल पर फोकस करना है। तो देख रहे हो इसका डिस्टेंस जो है, एवरेज सेपरेशन वाला डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू ये, राइट? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 5s इलेक्ट्रॉन and probability of finding 4s electron inside the atom. तो 4s electron की finding probability will be more towards in closer proximity to nucleus compared to 5s electrons. ये हम इस ग्राफ को देख करके क्लियरली बोल सकते हैं ना, यस सर। राइट? और इसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी, सो देखो एक चीज एवरेज सेपरेशन ये बताया हमको, इसी चीज को दूसरे तरीके से हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ समवेयर अराउंड 25, तो ये 5s इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इधर देख रहे हो कर्व्स छोटे हैं, इनमें ऑक्यूपाइड एरिया जो है वो कम है, यहाँ पर इनमें ऑक्यूपाइड एरिया कम है, यहाँ पर इसमें ऑक्यूपाइड एरिया कम है, ठीक है, यहाँ पर इसमें ऑक्यूपाइड एरिया कम है, और यहाँ पर ऑक्यूपाइड फर्स्ट लोब में सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड एरिया किसका रहेगा, 1s का रहेगा। यानी 1s जो है 2s इलेक्ट्रॉन्स को प्रोपेल कर रहा है कि तुम दूर जाओ, तुम ज्यादा टाइम न्यूक्लियस के पास स्पेंड मत करो, आई एम रिपेलिंग यू, राइट? Yes, sir. Are we able to decipher this information from this curve or not? तभी तो इनका यहां पर फर्स्ट कर्व जो है बहुत छोटा रह रहा है, सब्सीक्वेंट कर्व, लास्ट कर्व इज द लार्जेस्ट कर्व, और वही लास्ट कर्व इज द लार्जेस्ट कर्व ही तो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना कि एवरेज डिस्टेंस जो वो बढ़ रहा है, राइट? Yes, sir. बात समझ में आ रही है ध्यानेश एंड संदीप? yes sir, ठीक है, दिस इज समथिंग। वासिम आपको, हेलो, Yes, sir. आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा ही आएगा क्योंकि इसके पहले ये चीजें तो आप को नहीं पता है, सो इट विल बी डिफिकल्ट। थोड़ा आ रहा है, Yes, दैट इज sir. सफिशिएंट, ठीक है। सो दैट गिव्स अस अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है। So which electrons are going to have maximum ability to stay close to nucleus? 1s, then 2s, then 3s, then 4s, then 5s. So the penetrating Sir, power, हाँ बोलो ना। सर न्यूक्लियस ओरिजिन पे है कि वाई एक्सिस पे कहीं पे भी है? बच्चा न्यूक्लियस हमेशा ओरिजिन पे रहेगा ना। यस सर, कंफर्म अच्छा करना एक था। सेकेंड रुक जाओ, ये यहाँ वाले कर्व को लेकर के तो नहीं परेशान हो रहे हो ना? अच्छा हाँ ठीक है, ये जो 0 0 पॉइंट है होएगा, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ न्यूक्लियस ओनली। एक्चुअली तो 0 0 0, हाँ ये 0 0 0 है, 3 0 है। जेड एक्सिस भी है ना इसमें, जेड एक्सिस को देख नहीं रहे हम यहाँ पर, दैट्स अनदर थिंग। और जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे ये एंगुलर पोर्शन जो होता है ना साई का, साई यस सर। थीटा कॉमा फाई, उससे आएगा। अभी हम लोग सिर्फ साई आर को देख रहे हैं, रेडियल पार्ट को, और इसको नहीं देख रहे हैं।
इसको जब लेकर के कंसिडरेशन में आएंगे तो वी विल हैव जेड एक्सिस कमिंग इनटू द पिक्चर एज वेल। वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 2D मॉडल्स में या 2D ग्राफ्स में, उसको रिप्रेजेंट करना बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए ये क्या बोलते हैं कि तुम्हारा साई थीटा फाई जो होता है उसको हम लोग छोड़ के रखते हैं। साई आर के बेसिस पर जो जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो हम लोग निकालते हैं, और वही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमको लगभग सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अच्छा, तो ऑर्बिटल का शेप मिला, एवरेज सेपरेशन मिला, पेनिट्रेशन पावर मिला। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिल जाती हैं। पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ये हमको मिलता है, और इट इज द पेनिट्रेटिंग पावर व्हिच एक्चुअली forces the outer electrons to stay away from the nucleus। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी ऑर्बिटल की के इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी या उनकी इंट्रिंसिक एबिलिटी टू स्टे क्लोज टू न्यूक्लियस is known as penetrating power, and this penetrating power of one electron in a particular orbital keeps or restricts the penetrating power of an electron in an outer orbital to come closer to nucleus or spend its spend time close to nucleus। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को ऑफ कमिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई द आउटर मोस्ट ये peak is the largest and the broadest peak, not only largest but also broadest too। ये broadest भी होता है बाकी सारे के कंपैरिजन में। अगर देखोगे दिख रहा है ये चीज ना, किसी का भी देखोगे, दैट इज द नेचर। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रॉड की कौन सा है? सबसे ज्यादा ब्रॉड ये सबसे आखिरी वाला है, हर केस में यही दिखेगा आपको, क्योंकि ऐसे ही होता है। ये ब्रॉड होना is an indicator of the fact that 5s वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा टाइम इस रीजन में स्पेंड करना है, राइट। इन रीजन्स में उसको बहुत कम टाइम स्पेंड करना है, रिलेटिवली कम टाइम स्पेंड करना है। इस रीजन में वो अपना 50% ऑफ द टाइम स्पेंड करेगा और रेस्ट 50% इन सारे रीजन्स में करेगा, या मे बी 60% वो इस रीजन में करेगा, बाकी सारे में सिर्फ 40% करेगा। एरिया अंडर द कर्व इनका कम है, राइट। इन सबके एरिया को मिला देंगे एक एक करके, तब भी उसका एरिया इसके एरिया से कम आएगा। डू यू थिंक सो? डू यू अग्री टू मी? यस सर। राइट, इट विल बी, यस सर। इट विल बी। ठीक है, अभी देखने में थोड़ा सा कम लग रहा है, जैसे जैसे ग्राफ को बड़ा करूंगा ना इट विल बिकम मोर एविडेंट। देखो, और ग्राफ को बड़ा करने से मतलब वो स्केल ड्राइंग के भी बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 25 से 45 तक एक्सपेंशन है, 20 का एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन क्या है? 10 का ही है, और हाइट इस लेवल की है। तो अगर ट्रायंगल से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो इसका एरिया कितना आएगा? 10 इंटू जो भी हाइट ले लो, 0.5 का हाइट जा रहा है ना, 0.05 इंटू 10 बाई 2, सो लगभग 0.25 आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? 0.3 इंटू 5, राइट ना, 0.075। इसका क्या आएगा? 0.2 इंटू अगेन लगभग 6 के बराबर, तो 0.02 इंटू 6/2, इट विल गिव अस 0.06। और यहाँ पर 4 और 1, सो अप्रोक्सीमेटली 0.02। इन सबको ऐड कर देंगे तभी ये 50 नहीं पहुंचेगा।
25 7 32 32 6 38 38 2 40। इसका क्या आएगा? ये 7 है और ये 20 है। 7 इंटू 0.07 इंटू 20 इंटू 1/2 10 70 हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। इट शुड हैव बीन एट दिस लेवल। ठीक है। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं वो सही है। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल से अप्रोक्सीमेट किया है इस चीज को ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है। सो ये 60 होगा। दिस इज ड्रॉन प्रॉपरली, अप्रोक्सीमेटेड कर्व ही ड्रॉ किया। अच्छा देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को बता दी मैंने, अगेन अभी तक कहीं पर पूछा नहीं गया है। मैंने शुरू में बताया कि इस कर्व का एरिया जो है वो प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, बताया ना। और यही चीज मल्टीप्लाई कर करके मैं हर जगह पर निकाल रहा हूँ। इसको यस सर। 0.07 से और 20 से मल्टीप्लाई किया 10 तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 का मतलब क्या हुआ? 70%। ठीक है, ये 70% और इनका अप्रोक्सीमेशन किया तो इसका 0.25 आ रहा था, मतलब यहाँ पर 25%, यहाँ पर 7.5%, यहाँ पर 6%, यहाँ पर 4% या 2% जो भी आता है, इतना रहने की पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। सो ये जो डेसिमल्स में एरिया मैंने निकाल दिया इनका, दैट एरिया इज एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर फाइंड होने की, और ये एक्चुअली इन कर्व्स के एरिया से आप निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है। वैसे यस ये चीज कभी पूछा नहीं गया है अभी तक, चांसेस कम है पूछे जाएंगे, बट आई वाज जस्ट टेलिंग, तो निकल गया ये मेरे से। ठीक है, अब निकल गया तो कभी आए तो उसको यूटिलाइज कर लेना। नोबडी नोज कि कब क्या पूछा जाएगा। ओके, सो 1s के s के रिगार्डिंग या ओवरऑल इन ग्राफ्स का 3 फायदा मैंने बताया, और 3 फायदा में से सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, एक इम्पोर्टेंट फायदा ये होता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट फायदा है, और ये भी बुरा फायदा नहीं है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फायदा ही होता है। तो ये 3 फायदे ये ग्राफ्स हमको देते हैं। ओके, हाँ 9 बजे तक ही होगा। 9 बजे से फिर मेरा दूसरा लेक्चर है, ऑर्गेनिक का लूंगा 12th वालों का, तो तुम लोग को 9 बजे तक ही पढ़ाऊंगा। आई मेरे एम, कॉलेज है नेक्स्ट। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, मैं 9 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, let us now look at the graph of 2s, sorry 2p और p टाइप ग्राफ्स। ठीक है, 1 में p तो होता नहीं है, p 2 से ही चालू होगा, तो 2p 3p एंड 4p के ग्राफ्स कैसे रहते हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं। सो 2p का ग्राफ जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज गोइंग अप एंड कमिंग डाउन अगेन टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, आर को ये कट कर रहा है एक बार भी नहीं। अरे पायरोलुसाइड जो होता है ये कंपाउंड होए, मतलब बेसिकली या कंपाउंड होएगा, इसको आप बाद में पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक जब पढ़ने लगोगे तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप पढ़ोगे। क्या हुआ, इसका क्या जरूरत पड़ा आपको? तो वो अवस्थी के स्टोइशियोमेट्री के लेवल 2 क्वेश्चंस में था ये, इसका एक क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा क्या हुआ था, मतलब कुछ स्पेसिफिक? सर आपको मैं फोटो भेजता हूँ। हाँ फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा। पायरोलोसाइड का मतलब उसमें फॉर्मूला के बारे में पूछा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा चीज पूछा हुआ था जिसमें फॉर्मूला की जरूरत ना भी हो तब भी पता चल जाएगा आपको?
फिर पाइरोलोसाइट कंपाउंड का नाम होता है, इट इज अ कंपाउंड। ठीक है, हाँ, लेट अस टॉक अबाउट 2s के और 2p के ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2p के ऑर्बिटल्स में क्या है, द नेचर ऑफ कर्व ऑफ 2p इज इट इज नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एस वाले कर्व्स को छोड़ करके, ठीक है, एस वाले कर्व्स ऊपर से चालू हो रहे हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे साई कर्व्स क्या होंगे, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इज इट क्लियर? 2p जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 3d ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, साई कर्व 4d, सॉरी 3d 4d, d तो स्टार्ट हो ही रहा है, एफ भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मेकिंग सेंस? इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इनका डिफरेंशिएशन पॉइंट जो होता है वो होता है ये वैल्यू। पिक जितनी ऊपर जाएगी, 0.05 तक गई तो एफ, 0.05 से ज्यादा ऊपर जा रही है, यहाँ 0.1 तक जा रही है तो डी। ये जितना ऊपर तक जाएगा, ठीक है, जिसका ज्यादा जाएगा वो वाला लाइक क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू स्टे, इट सिंपली मींस दैट वो ज्यादा क्लोजर है और वो छोटे ऑर्बिटल्स को डिनोट करेगा। ठीक है, 2p देखेंगे तो ये 2 के भी ऊपर जा रहा है, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पूरा एरिया का सम जो होना है, इस पूरे एरिया का अगर हम सॉरी इस पूरे स्पेस का अगर हम एरिया निकालें तो दैट कैन बी ओनली इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा हो नहीं सकती है, यानी एरिया अंडर द कर्व 1.0 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, या तो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा या मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इसकी, राइट? सो इन इस चीज को देख समझते हैं अगर हम, तो अगर मेरा ये पिक जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारा ये एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड ग्राफ कॉम्प्रेस होएगा। ऊपर से नीचे की तरफ ये आएगा तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? आर वी गेटिंग दिस Yes, sir. पॉइंट? और ये फैलने का Yes, sir. मतलब क्या होगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन फैलने का क्या हुआ, एवरेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन दिस ऑर्बिटल विल बिकम लार्जर, और penetrating power of this electron or electron in this orbital will get reduced, right? Ability to come closer to nucleus will get reduced. Fine? Are we Yes, getting sir. this point? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अब यहाँ पर बेसिकली यही चीज है कि 2p is going to start from zero, साई कर्व, साई स्क्वायर कर्व ये भी जीरो से स्टार्ट होता है, पिक पर जाता है, एंड साई स्क्वायर आर स्क्वायर, इन तीनों का नेचर लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है। दिस इज क्लोजर टू जीरो लाइन, वाई एक्सिस फॉर क्वाइट सम टाइम, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ये इस तरीके का स्टार्टिंग दूसरी जगह से होता है। सो ये नेचर ऑफ कर्व पर थोड़ी सी माइन्यूट आपको ध्यान देनी होगी। मैंने सारे ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। 3p के लिए क्या है, इतने हैं, राइट। ये आपको थोड़ा ध्यान ध्यान करना होगा, या बोलो याद करना होगा। और हाँ, एक चीज और, मतलब अगेन छोटी सी चीज है बट मैं जस्ट बता देता हूँ। 3p का कर्व देखिए, 3p में ये रेडियल कर्व जो है एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया,
रेडियल नोड एक है, ठीक है, एक रेडियल नोड, रेडियल नोड। 3p के बाद 4d देखिए, is it looking exactly the same in terms of nature? ठीक है, एक्चुअली ये हैंड ड्रॉन है, ये ग्राफ दोनों हैंड ड्रॉन ग्राफ है। नहीं, ये वाला हैंड ड्रॉन है, ये वाला हैंड ड्रॉन नहीं है, इम्प्रोवाइज्ड ग्राफ है, ठीक है। और 4d एंड 3p एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आप लोग को, राइट? एनी डाउट? नेचर वाइज, लुक वाइज एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना? नो सर। ठीक है, डिफरेंस कहां पर है? सर यस सर। Difference only lies in the fact that the peak of the two graphs are differently placed. ठीक है, स्केलिंग डिफरेंट हुई तो दोनों पिक्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफर कर जाएंगे। Am I making sense? हेलो, यस सर। ये बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को? सर ये Yes, आगे sir. क्या है? क्या क्या? सर आपने आरएन लिखा है ना, वो क्या है? अरे रेडियल नोड भाई, ओके सर। बोल रहा था तो रेडियल नोड है। एनीवे, सो ये पिक जो है 3D का जो है वो ज्यादा बड़ा बड़ा होगा, जबकि 4D का पिक क्या होगा? छोटा होगा। ये छोटा है, ये दोनों अलग अलग ग्राफ्स पे हैं ड्रॉन, तो हमको पता नहीं चलेगा। या मान लो ये इंफॉर्मेशन को मैं लॉस करा दूं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दूं, जस्ट मैं सिंपली ऐसे ये ड्रॉ करके दे दूं, ठीक है, और ये पूछूं कि ये ग्राफ किस किस ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा या किस किस ग्राफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, साई वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, नॉट ओनली 3p 3p 4d, राइट, और 5f का भी ग्राफ देखोगे आप लोग तो ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम तरह का ही लग रहा है। यहाँ पर भी पिक लेकिन छोटी हो गई है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ कर्व इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल दीज थ्री कर्व्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की काउंट जो है वो सेम रह रही है, ठीक है। इसकी वजह से इन तीनों कर्व्स का बेसिक नेचर जो है दैट इज मैचिंग। द ओनली थिंग विच इज नॉट मैचिंग इज obviously the peak of the curve, the amplitude of the curve, right? यस सर। Yes, sir. Same will be true for their psi square versus r curve, and not only that, psi square 4 pi r square versus r curve also, ठीक है। इसमें दो, 5f में, 4d में भी दो, 3p में भी दो। पहला बड़ा, दूसरा छोटा, पहला बड़ा, दूसरा छोटा। ये साई स्क्वायर वर्सेस आर है, साई स्क्वायर वर्सेस आर, और साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बीच में क्या डिफरेंस, और डी आर वर्सेज आर में क्या डिफरेंस है? इसका कर्व पहले बड़ा बाद में छोटा रहता है, और इसका कर्व पहले छोटा और बाद में बड़ा रहता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज हायर क्लोजर टू न्यूक्लियस फॉर एनी गिवन ऑर्बिटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम is going to be always higher for any electrons, sorry, any orbital inside the atom, right? ये चीज देख रहे हो ना, सबका पहला वाला पिक ज्यादा है, Yes, sir. यस। ठीक है।
So probability density is going to be higher closer to nucleus, whereas probability of finding electrons will be higher away from nucleus. ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये इंक्रीजिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ज्यादा हो रहा है फॉर लार्जर ऑर्बिटल्स, बट हर ऑर्बिटल के लिए वेदर इट इज स्मॉल ऑर्बिटल और लार्ज ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल ऑलवेज बी लार्जर क्लोजर टू न्यूक्लियस. सबके लिए दैट इज इनवेरिएबली ट्रू. ठीक है, 5D का किसके किसके साथ मैच करेगा? 3 है यहाँ पर, राइट. It will match with 4p. ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ 3, यहाँ 3. 3s 4D सॉरी 5D 3 3. सो बेसिकली 3 4p जो था वो ऑलमोस्ट 5D की जैसे दिखेगा और ये किसकी तरह दिखेगा? 6f की तरह दिखेगा. Let us go to 6f. I have drawn it. Yes. The only difference will be obviously the peak and the expansion. Peak and the expansion. यहाँ पर भी peak and the expansions. Right? ये तीनों में डिफरेंसेस होएगा. ये दो जगह है जहां पर ये डिफर करेंगे. बाकी नेचर एंड फील, अब इसको अगर डिपिक्ट नहीं किया जाए तो सिर्फ ऐसे ग्राफ दे दिया जाए तो ये तीनों क्या होंगे? वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ये किसका ग्राफ है. इट कैन बी फॉर जिनके जिनके रेडियल नोड्स 2 होंगे उन सारे को ये करस्पॉन्ड करेगा. अब रेडियल नोड 2 कैसे पता चलेगा? तो जो भी है ऑर्बिटल दिया, जैसे 5D दिया हुआ है तो 5D में 2 रेडियल नोड होंगे कि नहीं होंगे ये हमको देखना है, राइट. 5D में होगा, 6F में होगा. अगर 7G रहेगा तो 7G में भी 2 रेडियल नोड रहेगा. ठीक है, सो दिस ग्राफ विल करस्पॉन्ड टू 7G ऑल्सो. बस उसमें ये वाली वैल्यूज थोड़ी कम हो जाएंगी. ये 0.08 है तो और कम हो जाएगा. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर. सर s में नहीं होगा ना? Yes. क्या क्या क्या? सर हाँ, s में नहीं होगा एस ना? में नहीं होगा, यानी 4D के बाद पहले अगर हम आते हैं तो 3s 4P का भी ग्राफ इसी तरीके का होगा. जैसे वी कैन सी 4P पे हम चले जाते हैं, ये D है 4P. द नेचर ऑफ ग्राफ इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, बट 5S के लिए अगर देखोगे ना तो द नेचर ऑफ ग्राफ इज नॉट सेम. ये वाला ग्राफ सिर्फ सर 3s सॉरी 5S बोल रहा हूँ, हाँ 3S सॉरी 3S. ये वाला ग्राफ का नेचर जो होगा वो सिर्फ सेम रहेगा. दीज टू ग्राफ्स आर नॉट गोइंग टू बी सेम. ठीक है ना, दैट इज अ गुड कैच. अच्छा पकड़ा तुमने अनुश्रेष्ठ. 4S को बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर उनका साई या साई स्क्वायर कर्व है तो ये दोनों उन तीनों के साथ मैच नहीं करेंगे, PD एंड F वाले के साथ. ठीक है, बट ये वाला कर्व अगर रहेगा तो यहां पर अगेन इसका भी कर्व का नेचर सेम ही जाएगा. राइट. 3S sir. Yes, sir. 4P 5D 6F. ठीक है, इन सब के नेचर सेम तरह के जाएंगे और 7G ये वाला प्रोबेबिलिटी कर्व. बात समझ में आ रही है? और यही चीजें, इस तरह की चीजें एक्चुअली पूछ लिया करते हैं वो. सो वी आर क्लियर विद दिस सेगमेंट. Yes, sir. ठीक है, Yes sir. so we will Yes, sir. stop at this. अगले लेक्चर में I'll be moving away from this segment and I'll now be explaining something, I mean energy of orbitals with respect to hydrogen atoms
स्पेसिफिकली तुमको लोगों को। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेकर के जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हुंड्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों बता करके, एंड रूल ऑफ फिलिंग अप ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल एनर्जी। तो अब हम लोग एक्चुअली लास्ट 2 लेक्चर्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ गए हैं, जिनको कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 और मैक्स 3 लेक्चर्स। ओके, सर ये संडे को कौन सी टेस्ट होगी? इस संडे को टेस्ट होगा MSCET वाला, मतलब MSCET इजियर लेवल। हाँ, पैटर्न MSCET वाला ही फॉलो करता हूँ। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स। तो इस बार वो टेस्ट होएगा। अगले वाले में इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा केमिस्ट्री में, जहां तक खत्म किया है मैंने। एक्चुअली वो बीच में 3 दिन ले नहीं पाया मैं, इसके चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैं आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर लेता। वो 3 दिन हुआ रहता तो आज के दिन ये लास्ट लेक्चर होता है इसका। एंड बीच में वो 3 दिन नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये हो गया, इशू हो गया।